बच्चों नमस्कार। आज हम लेक्चर 9 में कॉची इंटीग्रल टेस्ट पढ़ेंगे। कॉची का समाकल परीक्षण नॉन नेगेटिव इन्फिनिट सीरीज और ऋणात्मक अनंत श्रेणी के अभिसरण के लिए कॉची इंटीग्रल टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो पहले थ्योरम का स्टेटमेंट। इस टेस्ट के लिए जो प्रमेय है, इफ fx being a non-negative monotonically decreasing function, then the infinite series sigma n equal 1 to infinite fn is convergent if and only if the infinite integral if and only if the infinite integral one to infinite fx dx is convergent। यदि fx एक ऋणात्मक और एक दिश हास्यमान फलन है तो अनंत श्रेणी n इक्वल 1 टू इन्फानाइट fn अभिसारी होगी। यदि और केवल यदि जो अनंत समाकल है 1 टू इन्फानाइट fx dx ये अभिसारी है। मतलब ये बोथ वे इम्प्लीकेशन है। इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है ना, इसका अर्थ ये हुआ कि इन्फानाइट सीरीज यदि कन्वर्जेंट है तो अनंत समाकल कन्वर्जेंट है, एंड वाइस वर्सा। यदि अनंत समाकल अभिसारी है तो अनंत श्रेणी अभिसारी होगी। अनंत समाकल के अभिसारी होने के लिए केवल एक ही शर्त है कि इसका मान अद्वितीय होना चाहिए और परिमित होना चाहिए। तो यहाँ हम एक बार मान के चलेंगे कि अनंत श्रेणी अभिसारी है तो दिखाएंगे कि अनंत समाकल अभिसारी होगा, और यदि अनंत समाकल अभिसारी मान के चलेंगे तो हमें दिखाना होगा कि अनंत श्रेणी अभिसारी है। तो इसके प्रूफ की चर्चा करते हैं हम कि अनंत श्रेणी की अभिसरण के लिए आपने देखा है कि अनंत श्रेणी अभिसारी होती है यदि केवल यदि इसके आंशिक योग की अनुक्रम अभिसारी है। तो हमें इसके आंशिक योग के अनुक्रम को बनाना होगा। तो लेट सीक्वेंस Sn is the sequence of partial sums of the infinite series sigma 1 to infinite fn defined by, जैसे कि आपने पहले भी डिफाइन किया हुआ आंशिक योग, हम इसको फिर से बताते हैं कि Sn क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है। मतलब अनंत श्रेणी के आंशिक योग के अनुक्रम, मतलब इसके कुछ पदों को योग को हमने परिभाषित किया Sn के द्वारा। तो Sn बताएगा कि इसके प्रथम n पदों का योग है। तो Fn इज Sn इक्वल f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस एंड सो ऑन प्लस fn। चूँकि fx मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है सभी n के लिए, तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सिंस फंक्शन fx इज monotonically decreasing,
for all natural numbers n, so we have fn plus 1 is less or equal integral from n to n plus 1 fx dx is less or equal fn, चूँकि fn मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। सो fn प्लस 1 इज लेस इक्वल fn, मतलब अगला पद पिछले पद से छोटा होगा। f1 छोटा होगा f2 से, f2 छोटा होगा f3 से, एंड सो ऑन। तो इसलिए आसानी से आप देख सकते हैं कि आप ये इनइक्वालिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, हम n की वैल्यूज रख सकते हैं। n क्या है? नेचुरल नंबर है, तो इसकी वैल्यूज स्टार्ट होती हैं 1 2 3 and so on. So substituting 1 2 3 and so on n minus 1, इसे हम क्रम से रखेंगे, that is successively. For n we get ऊपर वाली इनइक्वालिटी में fn प्लस 1 इज लेस इक्वल इंटीग्रल n टू n प्लस 1 fx dx लेस इक्वल fn, इसमें n का मान कम से 1 2 3 से लेके n माइनस 1 हम रखेंगे, तो हमें प्राप्त होगा कि पहले हमने 1 रखा, सो f n प्लस 1 दैट इज़ 1 प्लस 1, तो मिला f2 इज लेस इक्वल इंटीग्रल 1 टू 2 fx dx इज लेस इक्वल n को 1 रखा है, सो दिस इज f1। सेकेंड f2 n को 2 रखेंगे, तो 2 प्लस 1 इज f3 is less or equal integral n को 2 रखा, so this is 2 2 2 plus 1 that is 3 fx dx is less equal f2 and so on। इसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं, कम से इसकी वैल्यूज रखते जाते हैं, एंड फाइनली n को हमें रखना है n माइनस 1। तो n माइनस 1 प्लस 1, तो आपको मिलेगा fn is less equal n minus 1 to n minus 1 plus 1 that is n fx dx is less equal, n को रखा हमने, फिर से देखिए इस n, यहाँ n को रखा n minus 1, so we have n minus 1। इन सभी इनइक्वालिटीज को हम जोड़ दें, so adding above inequalities we obtain। अब आप थोड़ा यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जो इनइक्वालिटी का फर्स्ट टर्म है f2, इनइक्वालिटी लेफ्ट में f2 प्लस f3 प्लस एंड सो ऑन प्लस fn, इसको आप कंपेयर करें यहाँ से, ये समीशन हुआ f2 प्लस f3 से लेके fn तक, ये मिलेगा sn माइनस f1। तो जोड़ने पे हमें मिला sn माइनस f1 इज लेस इक्वल, अब इंटीग्रल को जोड़ेंगे, इंटीग्रल 1 टू 2 प्लस 2 टू 3 एंड सो ऑन प्लस n माइनस 1 टू n, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से ये मिला आपका 1 टू n fx dx लेस इक्वल। अब जो आपका ये पार्ट बचा हुआ f1 टू fn प्लस 1, तो f1 प्लस f2 टू fn माइनस 1, यहाँ से आप देखेंगे इस fn के पहले जो टर्म होगा fn माइनस 1 होगी, तो लास्ट टर्म fn को ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट में, सो मिलेगा sn माइनस fn, सो दिस इज लेस इक्वल sn माइनस fn। जोड़ना आसान है, दिस इज ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल sn, चूँकि sn में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं। फॉर ऑल fn इज ग्रेटर इक्वल 0, क्योंकि ये सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, मतलब ये अऋणात्मक पदों की श्रेणी है, सो हमेशा fn इज ग्रेटर इक्वल 0 होगा। इससे में हम कंक्लूड करते हैं, दस वी कंक्लूड that
for all n, number 1, Sn is less or equal f1 प्लस इंटीग्रल 1 to n fx dx। बहुत आसान है, इन दो से देखा हमने, इनइक्वलिटी के दो टर्म से देखा। और अब हम लास्ट वाले टू टर्म से देखते हैं, दैट इज इन दोनों टर्म से देखते हैं। फाइनल क्या है? Sn है फाइनल। सो सेकंड हुआ 1 to n इंटीग्रल 1 to n fx dx is less or equal Sn. Let it inequality first and this is inequality second. अब मैं प्रूफ को आगे बढ़ाएंगे कि हम मानेंगे पहले कि इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है, उससे हम दिखाएंगे कि आपका इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट है। सो इसको हम लिख सकते हैं कि इफ पार्ट, जैसे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है वैसे ही इफ एंड ओनली इफ पार्ट होता है। इफ पार्ट एक दूसरे, पहला पार्ट हुआ, दूसरा ओनली इफ पार्ट हुआ। तो सपोज दैट द इनफाइनाइट series sigma 1 to infinite fn is convergent। अब हमें दिखाना होगा कि यदि इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है तो इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा। सो चूँकि हम जानते हैं कि सीरीज के सभी टर्म्स क्या है? नॉन नेगेटिव हैं। सो द टर्म्स the series being all positive, the sequence Sn in fact the partial sums, therefore for the sequence Sn its partial sums is bounded। चूँकि अनंत श्रेणी अभिसारी है तो इसके सीक्वेंस अब पार्शियल सम्स ये भी अभिसारी होगा और इसलिए इसका पार्शियल सम क्या होगा? परिमित होगा। परिमित होगा इसलिए परिबद्ध होगा। सो दैट इज देयर एग्जिस्ट स्मॉल के एक वास्तविक संख्या स्मॉल की इस प्रकार से होगी कि सभी n के लिए पार्शियल सम इज बाउंडेड बाय k। चूँकि अनंत श्रेणी अभिसारी है इसलिए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ये भी अभिसारी होगा। और कभी कोई सीक्वेंस अभिसारी होता है तो इसकी लिमिट यूनिक और फाइनाइट होती, परिमित एवं अद्वितीय होती। इसलिए Sn जो है लेस इक्वल k होगा। आल्सो बाय फर्स्ट फॉर ऑल n, इनफैक्ट ये फर्स्ट नहीं, ये इक्वेशन सेकंड। बाय सेकंड फॉर ऑल n इंटीग्रल 1 to n fx dx is less equal Sn and Sn less equal k। Therefore 1 to n fx dx is less equal k। मतलब इंटीग्रल भी क्या है? बाउंडेड है एंड इट इज बाउंडेड बाय स्मॉल k। So that is integral 1 to n fx dx is bounded above
बाय के। सो चूँकि इंटीग्रल बाउंडेड अबव है, तो यदि हम बाई सम कांस्टेंट के है, देयरफॉर जो इनफाइनाइट इंटीग्रल है, द इनफाइनाइट इंटीग्रल 1 to infinite fx dx इज कन्वर्जेंट, क्योंकि इंटीग्रल 1 to n fx dx बाउंडेड अब बाई के है, किसी अचर के द्वारा परिबद्ध है, तो अतः इसका सीमांत मान यदि हम n टेंड्स टू इन्फाइनाइट लेते हैं तो ये भी परिबद्ध होगा के द्वारा, मतलब इंटीग्रल का मान परिमित होगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो अनंत समाकल है 1 to इन्फाइनाइट fx dx यह अभिसारी है। तो यहाँ आके हमारा f पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसका कन्वर्स पार्ट दैट इज ओनली if पार्ट। तो यहाँ हम यह मान के चलेंगे कि हमारा इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, जिससे हमें ये दिखाना होगा फिर कि अनंत श्रेणी भी अभिसारी है। तो हियर वी सपोज दैट द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, एंड बाय दिस we show that the infinite series is convergent. So suppose that the infinite integral one to infinite fx dx is convergent। जब ये convergent है, so that there exists a number capital K such that for all n, जब इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो इसका मान मतलब अद्वितीय होगा एवं परिमित होगा। इसलिए यहाँ एक नंबर स्मॉल कैपिटल के इस प्रकार से होगा कि इंटीग्रल 1 to n fx dx भी परिबद्ध होगा कैपिटल के द्वारा। ऑल्सो बाई फर्स्ट फॉर ऑल n। और फर्स्ट पे से देख लीजिए, हाँ इक्वेशन 1 क्या था कि Sn इज लेस और इक्वल f1 प्लस इंटीग्रल 1 to n fx dx। तो हम लिखते हैं कि बाई फर्स्ट फॉर ऑल n Sn इज लेस इक्वल f1 प्लस इंटीग्रल 1 to n fx dx। दिस implies Sn is less equal f1 और इंटीग्रल लेस इक्वल कैपिटल के है, सो दिस इज प्लस कैपिटल के फॉर ऑल n। सो दिस इम्प्लाइज Sn इज बाउंडेड अबव बाई f1 प्लस के। अतः इससे क्या होगा कि Sn f1 प्लस के द्वारा बाउंडेड है। This implies Sn is bounded, परिबद्ध है by f1 प्लस के, जो कि परिमित एवं अद्वितीय है। implies sequence Sn is convergent। क्योंकि आपने पहले भी देखा है सीक्वेंस वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की है कि इफ़ ए सीक्वेंस इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड देन इट इज़ कन्वर्जेंट। या एक थ्योरम भी हमने प्रूफ कराई थी कि ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ ए मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ बाउंडेड। एक दिश अनुक्रम अभिसारी होती है यदि और केवल यदि यह परिबद्ध हो। सो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स चूँकि अभिसारी है, सो जिस अनंत श्रेणी की ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो भी अभिसारी होगी। ये भी हम लोगों ने पहले प्रूफ किया है कि
an infinite series is convergent if and only if its sequence of partial sums is convergent। एक अनंत श्रेणी अभिसारी होती है यदि और केवल यदि इसके आंशिक योग के अनुक्रम अभिसारी होती। यहाँ जाके हमारा ये थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है। इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हम देखेंगे कि जिससे आपको ये इंटीग्रल टेस्ट की एप्लीकेशंस भी समझ में आएंगी। सो प्रॉब्लम नंबर 1, use Cauchy's integral test to find whether the series 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus and so on 1 by n square is convergent। ओके, तो आपने कॉची इंटीग्रल टेस्ट के पहले हाइपर हार्मोनिक टेस्ट या पी टेस्ट भी पढ़ा है। पी टेस्ट से आप आसानी से कह सकते हैं कि ये सीरीज सिग्मा 1 बाय एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है, क्योंकि यहाँ पी की वैल्यू 2 है जो कि 1 से बड़ा है। तो हाइपर हार्मोनिक टेस्ट में क्या है, पी टेस्ट से सीरीज कन्वर्जेंट होती है यदि पी ग्रेटर देन 1 है। लेकिन आपको चूँकि कहा गया है इंटीग्रल टेस्ट से, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे केवल इंटीग्रल टेस्ट की मदद से। इसको हम सॉल्व करेंगे चूँकि प्रॉब्लम में भी कहा गया है कि यूज़ कॉची इंटीग्रल टेस्ट। हियर 1 is greater than 1 by 2 square is greater than 1 by 3 square is greater than and so on। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि so that fn which is 1 by n square, हम यदि सीरीज को कहें सिग्मा fn n is 1 to infinite, तो आप आसानी से देख सकते हैं fn is 1 by n square is a monotonically decreasing function। Okay, so let fn equal un, so this implies, मतलब nth टर्म जिसको आप जनरली अभी तक कहते आए हैं, सो दिस इम्प्लाइज fx इक्वल 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये चूँकि आपने सिंबल पहले यूज़ किया है इसलिए हम इसको un यहाँ लिखे हुए हैं केवल आपको याद दिलाने के लिए कि जिससे आप आसानी से समझ पाएँ। तो हमने n को x से रिप्लेस किया, तो जो आपका फंक्शन fn है 1 बाय एन स्क्वायर, ये कितना हुआ 1 बाय एक्स स्क्वायर। नाउ इंटीग्रल 1 to infinite fx dx equal इंटीग्रल 1 to infinite dx by x square equal, we may write limit x tends to infinite limit 1 to x is to -2। चूँकि आप इंटीग्रल को डायरेक्ट लिमिट इन्फाइनाइट नहीं रख सकते, इसलिए हमने अभी इसको लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट लिखा। सो दिस इज लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट इंटीग्रल ऑफ x is to -2 is x is to -2 plus 1 upon -2 plus 1। So this is minus of limit x tends to infinite x is to -1, that is 1 by x। और यहाँ ये भी हमने अभी नहीं रखा है कि दिस इज़ 1 to x, जो लोअर लिमिट है 1 है, अपर लिमिट है x माइनस। अब हम लोअर लिमिट रखते हैं तो आपको मिलेगा ये
1 with minus sign है. So limit of 1 by x when x tends to infinite, obviously it is 0, as 1 by infinity is 0, minus 1. So this is plus 1. So which is unique and finite, जो कि परिमित है और अद्वितीय है. Therefore integral 1 to infinite fx dx is कन्वर्जेंट. कोई भी इन्फाइनाइट इंटीग्रल है जिसका मान परिमित एवं अद्वितीय होता है वह अभिसारी होता है. हेंस बाय Cauchy's integral test, the given series 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus and so on 1 by n square, which is sigma n equal 1 to infinite 1 by n square is कन्वर्जेंट. ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था कॉची इंटीग्रल टेस्ट की सेट सीरीज के टेस्ट एग्जामिन करने के लिए. तो इसको हम कॉची के अलावा जैसे कि आपको बताया कि पी टेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं. हाँ, लेकिन यहाँ चूँकि हमें अप्लाई करना है कॉची इंटीग्रल टेस्ट, इसलिए हम कॉची इंटीग्रल टेस्ट से ही इसको करेंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेंगे जिसमें थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम होगा. पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ करना आपको होगा कि यूज़ Cauchy's integral test to find whether the series 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 plus 1 by 4 into 5 plus and so on is convergent or डाइवर्जेंट. इसका nth टर्म को भी आप आसानी से देख सकते हैं कि यदि क्वेश्चन में नहीं दिया तो nth टर्म आप निकाल सकते हैं. फर्स्ट टर्म में 1 by 2 into 3 है, दैट इज़ 1 plus 1 into 2 plus 1. तो इसका जो जनरल टर्म होगा इस n plus 1 into n plus 2 एंड सो ऑन. सो हियर आप आसानी से देख सकते हैं कि 1 by 2 into 3 is greater than 1 by 3 into 4, which is greater than 1 by 4 into 5 and so on. So therefore un, that is nth term, is 1 by n plus 1 into n plus 2 is a monotonically decreasing function of n. अतः un जो है एक दिष्ट हासमान फलन है. सो लेट un इक्वल fn. सो दिस implies fx equal, that is ux, is 1 by x plus 1 into x plus 2. पार्शियल फ्रैक्शंस को ब्रेक करने का बड़ा आसान तरीका हमने आपको बताया था, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 by x plus 1 minus 1 by x plus 2. Now integral 1 to infinite fx dx equal integral 1 to infinite 1 by x plus 1 minus 1 by x plus 2 dx, which can be written as, अब चूँकि डायरेक्ट अभी इन्फानाइट हम नहीं रखेंगे यहाँ. सो लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट 1 to x 1 by x plus 1 minus 1 by x plus 2 dx.
1/x+1 का इंटीग्रल बहुत आसान है, log ऑफ x+1 माइनस log ऑफ x+2। इन इंटीग्रेशंस को हमने बहुत अच्छे से डिफरेंशियल कैलकुलस जब हमने पढ़ा था उन लेक्चर्स में इसको देखा है। सो लिमिट इज़ 1 to x, सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट log m minus log n, this is log m by n. Okay, so this is log of x plus 1 upon x plus 2 with limit 1 to x. So this is limit x tends to infinite log of x plus 1 upon x plus 2, और अब हम लोअर लिमिट 1 रख देते हैं, तो दिस इज log of 1 plus 1 that is 2 by 2 plus 1 that is 3. So this is limit x tends to infinite log of 1 plus 1 by x, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, अंश और हर को दोनों को हमने x से डिवाइड किया, माइनस चूँकि log ऑफ 2/3 इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x से स्वतंत्र है, अतः इसकी लिमिट log ऑफ 2/3 ही होगी। x को इन्फाइनाइट रखते हैं, सो दिस इज log ऑफ 1 plus 0 by 1 plus 0 minus log of 2/3 log 1 minus log of 2/3, या इसको लिख सकते हैं log 1 की वैल्यू 0 है तो इसे लिख सकते हैं log of 3/2। चूँकि माइनस लगा हुआ, माइनस को हम पावर में ले जाएंगे, सो 2/3 इनवर्स होगा, जिससे हम लिखेंगे 3/2 which is finite एंड यूनिक, जो कि परिमित है और अद्वितीय है। therefore the integral 1 to infinite fx dx is convergent, and hence by Cauchy's integral test the given series is convergent। चूँकि अनंत समाकल 1 to infinite fx dx अभिसारी है, और कॉची इंटीग्रल टेस्ट से क्या होता है कि जो इन्फाइनाइट इंटीग्रल है और इन्फाइनाइट सीरीज है, कॉरस्पॉन्डिंग इन्फाइनाइट सीरीज, वो दोनों का नेचर एक जैसा होता है। यदि एक अभिसारी तो दूसरी भी होगी, यदि दूसरी अभिसारी तो पहली भी होगी। तो यदि अनंत श्रेणी अभिसारी है तो अनंत समाकल अभिसारी होगा, और अनंत समाकल अभिसारी है तो अनंत श्रेणी अभिसारी होगा। इसमें हम एक लास्ट प्रॉब्लम भी देखेंगे जो थोड़े अलग वैरायटी से होगा, इंटीग्रेशन पर डिपेंड होगा। सो प्रॉब्लम 3, टेस्ट फॉर convergence of the series sigma n equal 2 to infinite 1 by n log n whole is to p, p is greater than 0। तो यहाँ हम देखेंगे, हम समेशन स्टार्ट किए हैं 2 से स्टार्ट किए हैं, इसलिए क्योंकि यदि हम 1 रखेंगे तो log 1 कितना होगा 0, एंड समथिंग बाई 0 इज इनफाइनाइट, तो आपका सीरीज का फर्स्ट सम आपका 0 मिलेगा, तो इसलिए हम n को स्टार्ट किए यहाँ 2 से। सो कम टू सॉल्यूशन, हियर un इज 1 by n log n whole is to p, where p is greater than 0 and n is greater equal 2। So let function define करेंगे, so let fn equal un, so this implies fx equal 1 by x log x whole is to p, where p is greater than 0। यदि हम p को इक्वल भी 0 लेंगे तो भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए क्योंकि हमें un की फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। p इक्वल 0 पर आपका un क्या हो जाएगा 1 by
n, तो यहाँ भी हम बीटा इक्वल 0 लिख सकते हैं। सो अब यहाँ देखेंगे जैसे जैसे हम x की वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे डिनोमिनेटर ज़्यादा मिलेगा, और चूँकि 1 डिनोमिनेटर मतलब ये डिनोमिनेटर इंक्रीज करने से जो फंक्शन की वैल्यू वो कम होती जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज ए नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। अतः यह एक दृष्टि ह्रासमान फलन है, जो कि आपके कॉची इंटीग्रल टेस्ट में पहली ही शर्त होती है कि फिर से आप देख लीजिए कि इफ एफ एक्स बीइंग ए नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये कंडीशन फुलफिल, ये प्रॉब्लम भी फुलफिल करता है कि जो आपका एफ एक्स है मोनोटोनिकली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, नॉन नेगेटिव, क्योंकि सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स हम पढ़ रहे हैं। नाउ कंसीडर टू केसेस, कंसीडर टू केसेस, चूँकि ये p के वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसलिए केस 1 हम लेते हैं कि इफ़ p इक्वल 1, चूँकि इंटीग्रल हमें निकालना होगा। सो फॉर p इक्वल 1 इंटीग्रल 2 to x एफ एक्स डी एक्स इक्वल इंटीग्रल 2 to x 1/x इंटू लॉग एक्स डी एक्स। देखिए p की वैल्यू हमने 1 रख दी, तो इसका इंटीग्रल हुआ लॉग ऑफ लॉग एक्स। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्यों? यदि यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे कि यदि हमने लॉग एक्स को लिया t, तो इंटीग्रल dx बाय x log x इक्वल, अब log x इक्वल t, सो दिस इम्प्लाइज 1/x dx इक्वल dt, तो ये आपको मिलेगा dt बाई t, और 1/t का इंटीग्रल log t, और t को वापस रख दीजिए आप, t क्या है? log x है, सो दिस इज log ऑफ log x। तो चूँकि आप इन्फाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन है, अनलिमिट 2 to x, सो दिस इज log ऑफ log x माइनस log ऑफ log 2। नाउ इंटीग्रेशन 2 to infinite एफ एक्स डी एक्स इज लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट इंटीग्रल 2 to x एफ एक्स डी एक्स, जो कि आपने अभी निकाला कि दिस इज log ऑफ log x माइनस log ऑफ log 2। सो log ऑफ log x मतलब x को इन्फाइनाइट रखेंगे तो ये आपको मिलेगा log ऑफ इन्फाइनाइट, और log ऑफ इन्फाइनाइट कितना होगा? इन्फाइनाइट। सो इन्फाइनाइट माइनस समथिंग इज इन्फाइनाइट। तो इस केस में आपने देखा कि इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो इन्फाइनाइट मिल रही, दैट इज वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल 2 to infinite एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट फॉर p इक्वल 1, चूँकि हमारा केस क्या था? फर्स्ट केस था p इक्वल 1 के लिए। नाउ कम टू सेकेंड केस, इफ p is not equal to 1, then integral 2 to x एफ एक्स डी एक्स इक्वल इंटीग्रल 2 to x एफ एक्स इज डी एक्स बाई log ऑफ log x होल रेज़ टू p। तो यहाँ पर सॉरी हमने log ऑफ log x लिखा है, जबकि x इंटू log x होल रेज़ टू p है, तो इसको हम हटा देते हैं। ओके, सो ओ सॉरी हम इसको पेन को उपयोग करते हैं, दिस इज डी एक्स बाई एक्स इंटू लॉग एक्स होल रेज़ टू p।
इसे हम इंटीग्रेट करें, सो इसका इंटीग्रल 1/1 माइनस पी, इसके इंटीग्रल को अलग से भी हम समझा सकते हैं कि log x को t लेंगे, जैसे कि हमने इस प्रॉब्लम में यहाँ ऊपर बताया था केस 1 में। तो इसका इंटीग्रल मिलेगा 1/1 माइनस पी log x इज टू 1 माइनस पी एंड विथ लिमिट 2 to x. So this is 1/1 minus p log x raised to 1 minus p, जब 2 रखेंगे तो 1/1 minus p log x raised to 1 minus p. Now taking limit, so यह कह सकते हैं हम कि integral 2 to infinite, this implies integral 2 to infinite fx dx equal limit x tends to infinite integral 2 to x fx dx, जो कि वैल्यू आपने यहाँ ऊपर निकाली हुई है। सो दिस इज लिमिट x tends to infinite 1/1 minus p log x is to 1 minus p minus 1/1 minus p log x is to 1 minus p. अब हम लिमिट को रखते हैं यहाँ। अब लिमिट भी आपकी यहाँ से दो वैल्यूज मिलेंगी कि p इज ग्रेटर देन 1 के लिए कुछ वैल्यू मिलेगी और p लेस देन 1 के लिए। इसको आप देखेंगे, जैसे p इज ग्रेटर देन 1, सो इससे क्या मिलेगा आपको, दिस इम्प्लाइज 0 इज ग्रेटर देन 1 माइनस पी। ये एक केस हुआ। अब दोनों केस देखेंगे यहाँ से आप, जो इफ p इज लेस देन 1, p इक्वल 1 के लिए हम पहले देख चुके हैं। सो दिस इम्प्लाइज 0 इज लेस देन 1 माइनस पी। तो 1 माइनस पी आइदर पॉजिटिव होगा, दैट इज 1 माइनस पी इज ग्रेटर देन 0, और यदि p ग्रेटर देन 1 है तो 0 इज ग्रेटर देन 1 माइनस पी, मतलब 1 माइनस पी नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि दो वैल्यूज मिलेंगी आपको कि इफ़, एक कंडीशन देख लीजिए आप कि इफ़ p इज ग्रेटर देन 1, p 1 से बड़ा है तो 1 माइनस पी, 0 इज ग्रेटर देन 1 माइनस पी, दैट इज 1 माइनस पी नेगेटिव है। 1 माइनस पी नेगेटिव है तो log x इज टू 1 माइनस पी डिनोमिनेटर में आएगा। तो जब हम x को 1 माइनस पी रखेंगे, सॉरी x को जब इन्फाइनाइट रखेंगे तो इट इज समथिंग बाई इन्फाइनाइट, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 0 माइनस 1/1 माइनस पी log x रेज़ टू 1 माइनस पी। फिर से आप समझ लीजिए कि इफ p इज ग्रेटर देन 1 तो 0 इज ग्रेटर देन 1 माइनस पी। तो ये जो पावर है आपकी log x रेज़ टू 1 माइनस p, ये जो पावर है ये आपकी नेगेटिव पावर है। तो जब हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो log x की पावर क्या होगी, 1 माइनस पी बिकम्स पॉजिटिव। ओके, तो जब x को इन्फाइनाइट रखेंगे तो समथिंग बाई इन्फाइनाइट रेज़ टू पॉजिटिव पावर, दैट इज इन्फाइनाइट। तो आपको ये मिलेगा, फर्स्ट टाइम आपको ये मिलेगा, इसकी लिमिट जो मिलेगी आपको 0 मिलेगी, जो कि हमने यहाँ लिखा है। और यहाँ आप देखेंगे कि ये भी केस जो को तो यही होगा, तो यहाँ भी हम वैल्यूज रखते हैं, तो इसको हम यहाँ अलग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी log x की पावर क्या है 1 माइनस पी, तो ये भी आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ओके, तो इसको हम अभी रब कर देते हैं। सो आपकी टोटल वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 0 मिलेगी। ओके, तो लेकिन आपने ये चीज़ और हमें ध्यान देना चाहिए कि यहाँ लिमिट भी है। लिमिट क्या है, 2 to x है, जिसके बारे में हमने विचार नहीं किया। तो जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये माइनस जो है ये क्या होगा, प्लस होगा। तो आपको मिलेगा प्लस
1 by 1 minus p log of 2 रेज टू 1 माइनस पी। तो आप इसको हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि when p इज ग्रेटर देन 1 तो 0 इज ग्रेटर देन 1 माइनस पी। 1 माइनस पी जो है आपका नेगेटिव होगा। तो जब हम नेगेटिव पावर को डिनोमिनेटर में लाएंगे सो इट बिकम्स पॉजिटिव। तो ये केस में आपको इसकी लिमिट आपको 0 मिलेगी और यहाँ भी 0 मिलेगी। जब हम x रखेंगे, अपर लिमिट x रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो इट बिकम्स कांस्टेंट। ओके, तो ये तो आपका एक केस हुआ। दूसरा केस, इफ p इज लेस देन 1। ओके, इफ p इज लेस देन 1। अब p लेस देन 1 है तो log x की पावर क्या होगी, पॉजिटिव पावर होगी और x को हम इन्फाइनाइट रखेंगे तो इन्फाइनाइट मिलेगा। यहाँ भी ये इस फॉर्म में इन्फाइनाइट होगा तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इन्फाइनाइट। तो यहाँ इंटीग्रल को हम फिर से देखते हैं कि एक थोड़ी सी मिस्टेक हमने यहाँ की है कि हमें पहले से ही यहाँ ये विचार करना चाहिए था कि यहाँ हमने इसको 2 माइनस हमने सेम रिपीट कर दिया है ना, सेम टर्म रिपीट हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ। तो और ये लिमिट हम यहाँ पहले ही रख चुके हैं। ओके, तो हम यहाँ वापस रख देते हैं लिमिट को। तो ये आपकी एक्चुअली लिमिट 2 होगी भाई, चूँकि इंटीग्रेट किया आपने और लिमिट भी यहाँ रख दिया कि इंटीग्रेशन ये प्राप्त हुआ था। यहाँ हमने x को सेकंड पार्ट में 2 रख दिया लोअर लिमिट के लिए। तो अब ये करेक्ट हुआ कि p इज़ ग्रेटर देन 1। तो फर्स्ट जो टर्म है लिमिट निकालते समय इसकी वैल्यू 0 होगी। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से कि 1 बाई इफ़, ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हुआ, लेकिन हम इसको फिर से एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि इफ़ p इज ग्रेटर देन 1 देन, जैसे कि ऊपर आपने देखा कि 0 इज ग्रेटर देन 1 माइनस पी और 1 माइनस पी इज नेगेटिव। ओके, देन 1 माइनस पी लॉग एक्स होल रेज टू 1 माइनस पी। इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस पी बाई log x raised to -1 plus p. Okay, so this is 1 by 1 minus p, लिमिट नहीं log है ना, इसको हम अलग कर देते हैं। 1 minus p 1 by log x raised to p minus 1। अब आपने देखा कि 1 माइनस पी इज़ नेगेटिव। ओके, सो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहीं पर, सो -1 प्लस पी इनइक्वलिटी रिवर्ट होगी, ये होगा पॉजिटिव। नाउ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट 1 बाई 1 माइनस पी लॉग x इज टू 1 माइनस पी इक्वल लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट 1 बाई 1 माइनस पी। यहाँ हम log x को नीचे लाए हैं, सो दिस इज 1 बाई log x रेज टू p माइनस 1। इस केस में आपने देखा कि जो 1 माइनस पी इज पॉजिटिव, दैट इज p माइनस 1 इज पॉजिटिव। जब हम लिमिट x को इन्फिनिट रखेंगे तो ये मिलेगा आपको 1 बाई इन्फिनिट। 1 बाई इन्फिनिट दैट इज, इसको हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं। ये चूँकि p माइनस 1 पॉजिटिव है और x को इन्फिनिट रखेंगे तो इन्फिनिट की पॉजिटिव पावर मतलब इन्फिनिट, तो 1 बाई इन्फिनिट इज 0। तो इसलिए हमने यहाँ इसको 0 लिखा है और जो log 2 है चूँकि कांस्टेंट है, लिमिट से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये जो को तो यही रहेगा। ये जो आपने देखा ये वैल्यू फाइनाइट और यूनिक है, मतलब किसके लिए, p ग्रेटर देन
1 के लिए, इसलिए ये p ग्रेटर देन 1 के लिए इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, और p लेस देन 1 के लिए इन्फिनिट वैल्यू है, इसलिए p लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट है। सो दस यहाँ से हम रिजल्ट लिखते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने आपको समझाने की दृष्टि से इसको अलग से इसको आपको बताया है। सो ये जो आपने लिमिट निकाली हुई इंटीग्रल की, इस दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल 1 to infinite fx dx is convergent if p is greater than 1 and divergent if p is less than 1, और साथ में केस 1 में देखा आपने कि इक्वल 1 के लिए भी ये डाइवर्जेंट है। सो इट इज़ डाइवर्जेंट फॉर p less equal 1. So this implies by Cauchy's integral test sigma un equals sigma n equal 2 to infinite 1 by n log n raised to p is convergent for p greater than 1 and divergent for p less equal 1। अतः कॉची के समाकल परीक्षण से अनंत श्रेणी सिग्मा यू एन, जो कि सिग्मा एन इक्वल 2 to infinite है 1 by n log n raised to p, ये अभिसारी है p ग्रेटर देन 1 के लिए, और अपसारी है p लेस इक्वल 1 के लिए। तो अभी आज के लेक्चर में हमने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देखे, जिनको अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम को हम दूसरे टेस्ट से भी कर सकते थे, लेकिन इसको आप यदि दूसरे टेस्ट से करेंगे, जो हमने थर्ड प्रॉब्लम लिया है, तो इसको आपको बहुत दिक्कत होती है, और सबसे सूटेबल टेस्ट इसके लिए कॉची इंटीग्रल टेस्ट है। तो वह हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कॉची इंटीग्रल टेस्ट ही हम अप्लाई करें। तो आज का लेक्चर यहाँ हमारा